ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, अब ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन कहाँ से आया था? हमने ये कंडक्ट की डेफिनेशन से उठाया था, क्योंकि कंडक्ट के डेफिनेशन में क्या कहता है, कंडक्ट क्या है? मैंने बताया था भाई, कोई भी काम हम करते हैं क्या कहलाता है? कंडक्ट कहलाता है। जैसे कि हाथ मिलाना, ये क्या है? एक तरीके का बिहेवियर बताता है, एक तरीके के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी का सम्मान करते हैं। ठीक है, हाथ मिला रहे हैं, किसी का पैर छू रहे हैं, तो बिहेवियर को बताता है। तो कंडक्ट किस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे, मेहमान आ गए तो खड़े होगे, पानी दोगे या नहीं दोगे, ये आपके बिहेवियर को बताता है। कंडक्ट इज नथिंग बट दी वॉलेंट्री एक्शन। इट कैन बी मोरल और इमोरल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई एनी विच डिफाइंस इट्स कैरेक्टर। इसमें इसमें देखो क्या क्या इंक्लूड है भाई। वॉलेंट्री एक्शन हो गया, वॉलेंट्री आता है तो इनवॉलेंट्री क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर मोरल है, इमोरल है, नॉन मोरल है, इसके बारे में पढ़ा था, है ना। अब इसमें सिर्फ बच गया है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, तो हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं पता है? इथिक्स के डेफिनेशन से। अगर दूसरा या तीसरा लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एथिक्स के बारे में बात की। और उस एथिक्स के डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो क्या कहता है कि व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम। तो हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा। हालांकि अभी सोसाइटी के बारे में हमें और कुछ पढ़ना है कि सोसाइटी अलग अलग देश में अलग अलग तरीके का सोशल सिस्टम है, उसके पीछे क्या वजह है, उसे डीप से पढ़ना है। बट ऊपर ऊपर हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज के बारे में पढ़ा। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने यहाँ पर देखो कंडक्ट है, कंडक्ट के बारे में पढ़ा। कंडक्ट का लास्ट सेक्शन क्या बाकी है? कैरेक्टर। और जैसे ही ये कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर खत्म हो जाएगा तो हमारा जो इथिक्स का डेफिनेशन है, इथिक्स का डेफिनेशन मतलब कंडक्ट खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर खत्म, कंडक्ट खत्म। और कंडक्ट जैसे खत्म होगा, इथिक्स के डेफिनेशन के टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि इथिक्स में अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है अच्छे से उसके बारे में, तो इथिक्स आपके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे? कैरेक्टर के बारे में। व्हाट इज कैरेक्टर? यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ। कैरेक्टर, कैरेक्टर, अच्छा। कैरेक्टर जैसे ही हम बोलते हैं, कैरेक्टर के साथ में एक वर्ड और सुना है, उसे हम कहते हैं नेचर। है, बहुत खड़ूस नेचर का है, बहुत ही जो है स्वीट नेचर की है ना। नेचर हम कहते हैं ना, नेचर है। और फिर हम कहते हैं कैरेक्टरलेस है। हाँ, कैसा उसका गंदा कैरेक्टर है, क्या बढ़िया कैरेक्टर है। तो हम ये दो वर्डिंग्स को बार बार कहते रहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं कि अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज नेचर, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और, समझे? समझे इसके बारे में? पहले हम नेचर के बारे में। अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो प्रकृति। ये प्रकृति नहीं, हवा है, पानी है, जमीन है। हालांकि हवा का, हवा की प्रकृति है ठंडक पहुंचाना। आग की प्रकृति है जो जलाएगी। ठीक है, वो भी एक तरीके की उनकी प्रकृति है। तो हम ऐसे ही इस नेचर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर। हम यहाँ किस नेचर की बात करेंगे? ह्यूमन, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स, क्योंकि नेचर सिर्फ ह्यूमन का नहीं, जानवरों का भी होता है। अगर मैं पूछूंगा कि सांप का नेचर क्या है, सांप का नेचर क्या है? डसना, काटना, है ना। नागिन का नेचर क्या है? डसने का, काटने का। इसी तरीके से मैं कहूंगा बिच्छू का नेचर क्या है? डंक मारेगा। बिच्छू का नेचर डंक मारेगा। तो हर जो एनिमल्स होते हैं उनका अपना अपना नेचर है। तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ, क्या नेचर सिर्फ इंसानों का होता है? तो नहीं, नेचर इंसानों का भी होता है और जानवरों का भी होता है।
लेकिन ये नेचर होता क्या है? व्हाट इज नेचर? तो नेचर इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ टेंडेंसी और इंस्टिंक्ट। इट इज सेट ऑफ टेंडेंसी और इंस्टिंक्ट कहते हैं ना। इंस्टिंक्ट का मतलब ही होता है प्रकृति। उसके बारे में समझो। जैसे जब इंसान जब जन्म लेता है तो उस जन्म के साथ ही उसके अंदर कुछ चीजें इनहेरेंट आती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें इनहेरेंट आती है। जैसे इंसान जब बच्चा रहता है, उसे कोई नॉलेज नहीं रहता है, फिर भी वो खुश होता है, हैप्पीनेस। इंसान जब छोटा रहता है, उसे कुछ नहीं पता है, फिर भी वो रोता है, यानी सैडनेस, दुखी होता है, सैडनेस। इंसान छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ये इनबिल्ट होती है। उसके बाद ये दिखने लगती है ना, कि हम कहते हैं प्यूबर्टी एज है। प्यूबर्टी एज जैसे ही महिलाओं में प्यूबर्टी एज आता है तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगता है। फीमेल और मेल में भी प्यूबर्टी एज आता है तो तब आवाज जो है भारी होने लगेगा, दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। अलग अलग बायो में हमने इन सब के बारे में बात किया है। तो अगर हम नेचर या प्रकृति की बात करते हैं तो नेचर जो होता है वो जन्मजात होता है, और कोई चीज जन्मजात होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये इन्नेट है। क्या है? इन्नेट यानी जन्मजात। जन्मजात किसी का नेचर कैसा है वो उसके जन्म से ही पता चलता है। क्या जन्मजात होगा, वो जन्मजात होगा, इन्नेट। यानी ये क्या होता है, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ इसका नेचर खराब है तो अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। ठीक है, अभी जब मैं बताऊंगा क्या चेंज हो, तुम तो कहोगे अरे पहले ये बचपन में बहुत बदमाश था, बाद में सही हो गया। तो जो चेंज होता है वो कैरेक्टर होता है, नेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है, वो कैरेक्टर चेंज होता है। क्योंकि कैरेक्टर को हम सीख सकते हैं, कैरेक्टर कैन बी लर्न, लेकिन नेचर को कोई सीख नहीं सकता है। हम ये नहीं सीख सकते हैं किसी से कि खुश कैसे रहना है। अरे कोई इंसान देखो, वो बचपन से लेकर के की जवानी पूरी बुढ़ापे तक ऐसा लगता है कि खड़ूस है साला। मतलब बोलता है तो उसके जुबान से तीखा ही चीज निकलता है, कभी वो सुखी से रहता ही नहीं। या कुछ लोग होते हैं जो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? जो नेचर होता है, नेचर क्या होता है, ये इन्नेट होता है, जन्मजात होता है। नेचर इन्नेट होता है, जन्मजात होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर हम बात करें लेकिन अगर हम बात करें कि हमने एथिक्स की दुनिया में एक चीज देखा है, क्या क्या कोई चीज एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मतलब कोई चीज 100% है? लेकिन ये जो नेचर है ये इनिशियली यानी जब बच्चा छोटा होता है तब तो ये 100% होता है। लेकिन दिस नेचर कैन ऑल्सो बी चेंज। क्या? कैन ऑल्सो बी चेंज। समझाता हूँ। कैन ऑल्सो बी चेंज। कैन ऑल्सो। अब देखो कैसे चेंज हो सकता है। जैसे बचपन में अगर हम देखें 5 साल 7 साल 10 साल तक के बच्चे को, मान लो बहुत गुस्सैल है तो उसको गुस्सा बहुत आता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी एज बढ़ी, उसने पढ़ाई लिखाई करी, फिर उसको समझ में आने लगा यार गुस्सा तो मेरे विनाश का कारण है, या गुस्से से मैं अपने बहुत सारे रिश्ते खो दूंगा। ठीक है, या गुस्से से मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो धीरे धीरे उसका गुस्सा ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। अब वो गुस्से को कम करेगा और जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो अपने अंदर लाएगा। यानी एज के साथ नेचर कैन बी चेंज। पहली चीज के साथ ये चेंज हो सकती है, एज के साथ, उम्र के साथ। उम्र के साथ आप देखते हो कोई इंसान है पहले बहुत गुस्से वाला था, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता है कि नहीं? एज के साथ ये
नेचर चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़, जब हम बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं, हमें बड़ी भयानक नींद, लोग कहते हैं ना एकदम आलसी है, सूते रहता है दिन भर रात भर, जब देखो तब, पढ़ाई-लिखाई नहीं करता है। अरे भाई जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो उसके अंदर वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, स्लीपिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, सोएगा ही सोएगा। छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको देखो दिन भर सोते रहता है, हैं? खाली उठेगा, म्याऊँ-म्याऊँ करेगा, दाँत दूध पिला दो, फिर सो जाग गया, फिर ऐसे ठोक दो बाबू, 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 सो जाएगा। उसको कुछ अता-पता नहीं रहता क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेलानिन जो स्लीपिंग हार्मोन वो इतना तेज़ी से रिलीज़ कर रहा है उसका माइंड कि उसे वो सुला ही दे रहा है। चलो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम-धाम कुछ है नहीं, भूख लगेगी तो जाग जाना, बाकी खा पी लिया सो जाओ। लेकिन जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, अगर तुमने अपने घरों में देखा होगा, दादा होगी, दादी होगी, नाना होंगे, नानी होंगी, वो सोएंगे रात को 12 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे उठ जाएँगे। क्यों? क्योंकि उम्र जैसे बढ़ी के साथ उनके जो हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो। पहले वो बहुत सोते थे, अब वो सोना कम कर दिया उन्होंने, उनको नींद ही नहीं आ रही है। सुबह-सुबह पतोह को गरिया रहे हैं, "अरे उठ चाय बना।" पतोह भी गरिया रही है कि बुढ़वा अपना समय भूल गया, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब कोई चीज़ हमारे बायोलॉजी यानी हमारी बॉडी के हिसाब से हो, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रीज़न, या कोई इंसान को कोई ऐसा डिज़ीज़ हो गया है, अब उसे जो है खून की कमी हो गई मान, ठीक है? खून की कमी। अब जब खून की कमी हो जाएगा, तो तुम पहले बहुत अच्छे से काम करते थे, अब खून की कमी होगी, तुम्हें कमज़ोरी महसूस होगी, तुम लद की हो, हैं? तुमको हमेशा नींद आते रहेगा, जब देखो तब, तकिया को 4 बार मोड़ के एकदम पकड़ के सोओगे। तो डिज़ीज़ वगैरह भी क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नेचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ दूसरा लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल चेंज कैन आल्सो बी पॉसिबल, या बायोलॉजी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? बायोलॉजी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद क्या चीज़ हो सकता है कि जैसे तुम्हारा जो सोशल ग्रुप है, तुम किस ग्रुप में हो, ठीक है? यानी हम जिसको कहते हैं सोशलाइज़ेशन। जैसे पहले मान लो कि एक इंसान था, बड़ा अकेला-अकेला रहता था, एकदम अपने आप में खोया रहता था, किसी से बात नहीं करता। फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ होती है, उसके बाद अब वो लोगों से घुलने-मिलने लगता है, लोगों से बात करने लगता है, बड़ा खुश-खुश रहता है। तो नेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। जैसे ही उसका जो एंट्री मारा था वो गया, अब उसे सारी दुनिया जो है पराई लगने लगती है। अब वो सैड-सैड गाने सुनता है, रोता रहेगा, बहुत दुखी आत्मा हो जाएगा, फिर से उसका नेचर चेंज हो जाएगा। यानी कि सोशलाइज़ेशन, हम किस ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप की वजह से भी हमारे नेचर में चेंज आ सकता है कि नहीं? और ये होता है, ये फैक्ट है। जैसे जब इंसान ये इसमें आता है, रिलेशनशिप पे आता है, लव में आता है, तो उसे सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो हार्मोन है, अगर हम देखें एक तरीके से तो ये बायोलॉजिकल ही हो रहा है। तो उसके अंदर के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। उसको समय का पता ही नहीं चल रहा है। वो खुश-खुश रह रहा है। जो मिल रहा है खूब खा रहा है दबा के, खिला भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी तो होता है। जैसे ही वो इंसान ब्रेकअप होता है, वो रोने लगता है, फिर या किसी सैड अब डिप्रेशन में चला जाएगा, ड्रग्स लेने लगेगा, कुछ न कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करने लगता है, हैं? सब लोग थोड़ी होते हैं कि आईएएस बन जाएँगे, ठीक है? तो सोशलाइज़ेशन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। चौथी चीज़ है एक्सपोज़र। जैसे तुम भारत में हो, ठीक है? भारत में तुमने ऑलमोस्ट हर राज्यों में देखा, सब लोग बढ़िया सारे कपड़े पहनते हैं, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि भारत में धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर बहुत तेज़ी से फ्लरिश्ड हो रहा है, और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो, भारत को छोड़ कर के तुम अमेरिका चले जाते हो या यूरोप की कंट्री में चले जाते हो, तुम वहाँ रहते हो, तो तुम्हारे अंदर अभी भारत की परंपरा है, भारत की जो वैल्यूज़ हैं, वो हैं, तुम पूरे कपड़े पहनो।
लेकिन वहाँ पर जब तुम्हारे बच्चे होंगे, वो एक ऐसे माहौल में ढलेंगे, जहाँ पर उन्हें एक्सपोज़र मिलेगा। तो पूरे कपड़े पहन नहीं रहे हैं, आधे-आधे कपड़े पहन के सब धूप सेक रहे हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे। यानी एक्सपोज़र मिल रहा है, तो वहाँ पर अब पूरा कपड़ा नहीं पहना तो उसको क्या कहते हैं, न्यूडिटी। या आजकल तुम इंस्टा वगैरह पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें क्या कंटेंट है उससे मतलब नहीं। वो पता नहीं कौन-सा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? तो एक्सपो समझे ना? एक एक्सपोज़र जो है, एक्सपोज़र एक बड़ा फैक्टर होता है कि लोगों का नेचर चेंज होता है। अब नेचर से याद आया, इंस्टा पर जो लड़के हैं, वो लड़कियाँ बन-बन के जो है नाच रहे हैं। बताओ उनका कौन पूरा वो नेचर को जेंडर चेंज कर दे रहे हैं। हैं? समझ में आ रहा है? एक्सपोज़र में हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ क्या? यहाँ लिखूँ, यहाँ पर अब जो चीज़ यूरोप का एक कल्चर है, भारत में उसे न्यूडिटी कह देते हैं। भई वहाँ पर तो लोग कपड़े पहनते हैं। हालाँकि वहाँ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ पर जाओ, किसी गार्डन में सुबह या मॉर्निंग वॉक पर चले जाओ, तो लोग एक-दूसरे को देख कर के मुस्कुराते हैं। मेल हो या फीमेल हो, सब एक-दूसरे को देख कर के मुस्कुराते हैं। भारत में ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है? जहाँ पर अगर कोई महिला किसी किसी पुरुष को देखकर मुस्कुरा दे, तो सातवें आसमान पे चला जाता है। या कोई पुरुष अगर किसी महिला को देख के मुस्कुरा दे, वो पिटा जाता है। समझा? तो एक्सपोज़र का फ़र्क है, क्योंकि ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है या ऑब्ज़र्व करने को नहीं मिली है। लेकिन यूरोपियन कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जब आप पहली बार जाओगे यूरोप वगैरह में, मतलब स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, ब्रिटेन और कहीं पर चले जाओ यूरोपियन हैं, वहाँ पे लोगों का यही कल्चर है। वो सबसे एक-दूसरे से जो है मुस्कुरा के बात करेंगे, मिलेंगे तो हाय करेंगे, हेलो करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये हाय हेलो हो रहा है, फिर आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि ऑकवर्ड महसूस हो रहा है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता था, तो आप वहाँ से निकल तो क्योंकि आपको वो एक्सपोज़र नहीं है, वो चीज़ देखने को मिला नहीं है, इसलिए आप एडजस्ट नेचर पहले अगर हम बात करें, नेचर क्या होता है? नेचर इन्नेट होता है, जन्मजात होती है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, तब तक वो 100% रहता है। बच्चा रोता हुआ तो रोता ही रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं उपद्रवी होते हैं कि तब रात को 2-2 बजे उठ-उठ के रोते हैं, जो है रोऊँगा और इन्हें सोने नहीं दूँगा, ठीक है? और कुछ बड़े अच्छे होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, बढ़िया से खाते-पीते हैं, बस एकदम सो जाते हैं। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, ऐज के साथ का नेचर चेंज होता है। बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है उनके नेचर के चेंज होने का, सोशलाइज़ेशन का नेचर को चेंज कर सकता है और एक्सपोज़र भी उनके नेचर को चेंज अगर पूछेगा कोई कि व्हाट इज़ द नेचर? नेचर इज़ अ सेट ऑफ इंस्टिंक्ट और टेंडेंसी। अब उसी इंस्टिंक्ट की बात करें, इंस्टिंक्ट में ये तीनों चीज़ें याद रख सकते हो। हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर हो गया, समझ में आया? नेचर क्या है ये क्लियर हुआ क्या? क्या नेचर सिर्फ़ इंसानों में होता है या जानवरों में भी होता है? जानवरों में भी देखा ठीक है, जानवरों में भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सॉरी कैरेक्टर। अगर नेचर हमने देख लिया कि भाई ये जन्म जाता है, कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज़ कैरेक्टर? कैरेक्टर की अगर हम बात करें, कैरेक्टर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ कंडक्ट। क्या कर रहा हूँ? रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्ट। अब कंडक्ट क्या है? जैसे कि कोई भी काम मैंने कहा कंडक्ट के लिए हमें चाहिए रहता है सिचुएशन। हाँ, जैसे भाई हमारे घर में मेहमान आए, उस वक़्त तुम कैसे बिहेव करोगे? तुम्हारा कंडक्ट क्या होगा? चाहे पानी दोगे या गाली दोगे? पानी दोगे, कहेंगे क्या बात है, क्या बढ़िया जो है आपने बच्चों को वैल्यू दी, हैं? उनके वैल्यू झलक दिखाई दे रहे हैं और जो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, वही जाकर के धीरे-धीरे तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं।
पहले 1 मेहमान आएँगे, फिर 4 मेहमान आएँगे, हैं? फिर जो है तुम्हारा गाँव आएगा तुम्हें देखने, तो सबको लगेगा कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची उनका कैरेक्टर है। कैसे पता चलता है तुम्हारा? तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे कंडक्ट से। तुम किसी के साथ बुरा करते हो या किसी के साथ अच्छा करते हो। किसी के साथ बुरा करते हो या किसी के साथ अच्छा करते हो, इसी से तो तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। हाँ? इसी से तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। तो अगर पूछेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्ट। यानी अगर हम किसी काम को बार-बार करते रहें, किसी भी सिचुएशन में रहे हम करते रहें। मैं सच बोलूँगा, दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, प्रलय आ जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहेंगे भैया एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर वाला इंसान है, वो जो है झूठ नहीं बोलता बिल्कुल, ठीक है? क्लियर हो रहा है? लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये जन्मजात तो होता नहीं है, हैं? कैरेक्टर क्या कोई बच्चा जन्म लेता है तभी हम बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर वाला होगा या कैरेक्टरलेस होगा? क्या हम बता पाएँगे कि ये बच्चा घर छोड़ कर के भाग जाएगा? क्या हम बता पाएँगे कि ये बच्चा किसी की लड़की भगा ले जाएगा? नहीं बता सकते हैं, है ना? कैरेक्टर को हम बता नहीं सकते। कैरेक्टर कैन बी लर्न्ड, कैरेक्टर कैन बी लर्न्ड, यानी इसे सीखा जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। कैरेक्टर क्या हो सकता है? सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, ठीक है? यानी ये हमारा इंटरनल मैटर नहीं होता है, ये हमारा एक्सटर्नल मैटर है। कैरेक्टर इज अ एक्सटर्नल थिंग्स एंड ऑल्सो कैन बी चेंज। कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है, जैसे नेचर चेंज हुआ, जैसे नेचर चेंज हुआ था, उसी तरीके से कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि पहले कुछ एज तक बच्चा बहुत अच्छा रहे, उसका बिहेवियर अच्छा रहे, कंडक्ट अच्छा रहे, दूसरों के साथ वो अच्छा बर्ताव करता रहे, बट उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, आतंकवादी बन जाए, है ना? उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, अब वो जहाँ लोगों की मदद करता था, अब वो लोगों को घूम के मार रहा है। कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी, बट सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे, व्हाट इज कैरेक्टर? व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। अब इस कैरेक्टर को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल जैसे तुमने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना है? अंगुलीमाल का नाम नहीं सुना? सबको मारता था, उनकी उंगलियां काटता था और फिर माला बना करके पहनता था। हिस्ट्री में हमने बात करी थी, जब जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो हमने बात करा था अंगुलीमाल की क्या कहानी है। याद है कि वो उसका टारगेट था कि वो 1000 लोगों की उंगलियों का माला बनाएगा और अपने गले में पहनेगा, और फिर उससे कोई आदमी नहीं मिलता है, तो लास्ट में वो सोचता है कि वो अपनी ही माँ का क्या करेगा, उंगली काटेगा, उसे मारेगा, उंगली काटेगा और उसका माला बना करके और अपना आखिरी 1000वां जो उंगली है उसे पूरा करेगा। और ये बात जब भगवान बुद्ध को पता चलती है, भगवान बुद्ध को पता चलती है, कहते हैं कि अपनी ही माँ को मारना ये तो दुनिया में सबसे बड़ा अनर्थ है। तो अब समय है क्यों न उंगली माल को कुछ सबक सिखाया जाए। तो उंगली माल के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें उंगली चाहिए तो एक काम करो, तुम मेरी उंगली काट लो। अब उंगली माल बोला कि हाँ ठीक है, अरे उंगली काट लेंगे। उसके बाद भगवान बुद्ध की तरफ जब वो आने लगा उंगली काटने के लिए, भगवान बुद्ध वहां से चले पर आए, भागना शुरू कर दिए। उंगली माल भी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, उंगली माल पीछे। जब उंगली माल एकदम थक गया तो एक जगह पर भगवान जाकर के रुके, फिर उसे सिखाया, मतलब कि उसे उपदेश दिया कि अच्छा बताओ ये जो तुम काम करते हो तो किसके लिए करते हो? कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब तुम्हें अगर मान लो कि तुम उंगली काटते हो लोगों का और उसका जो पाप लगेगा तुम्हें, क्या वो पाप तुम्हारा परिवार बांटेगा? तो उसने कहा हाँ हाँ बांटेगा। कहा कि क्या तुमने ये बात, भगवान ने कहा कि क्या तुमने ये बात अपने परिवार से पूछी है? पूछी नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ उन्हीं के लिए, हो तो बांटेंगे ही बांटेंगे। उन्होंने कहा अच्छा जाओ पूछ के आओ। अब वो गए अपनी पत्नी से पूछे कि अगर मेरे ऊपर जो पाप लगा तुम उसकी हिस्सेदार बनोगी? तो बोलती है
मार तुम रहे हो, मैं क्यों हिस्सेदारी बनूँ? फिर उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे ने भी यही कहा, माँ ने भी यही कहा। फिर उसको समझ में आया, मैं तो कर रहा था लोगों के लिए, लेकिन पाप कोई बाँटने को तैयार नहीं है। उसके बाद वो आता है भगवान के पास और बताता है, तब वहाँ से उसको उपदेश देते हैं और उँगली मार। जो एक डकैत था, वो क्या बन जाता है? एक साधु बन जाता है, उनका फॉलोवर बन जाता है। क्या? बुद्ध, है ना? तो बुद्ध का फॉलोवर बन गया। उँगली मार, इसका बचपन से ही देखो पहले क्या था? नेचर था। पहले इसका नेचर क्या था? नेचर था कि भाई ये लोगों को मारता था। ये कोई डकैत था, ठीक है? लोगों को मारता था, यानी हार्मफुल नेचर। लेकिन एक ऐसा वक़्त आया जब उसे कुछ सीखने को मिला। जब उसका नेचर हार्मफुल था, उससे उसका कैरेक्टर भी डिफाइन हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा था। हार्मफुल नेचर है, वो लोगों को मार रहा है, ये उसका कंडक्ट है। ये उसका कंडक्ट है और इसी कंडक्ट से उसका कैरेक्टर बन गया कि लोग उससे डरने लगे, है ना? तो उसका कैरेक्टर बन गया कि लोग उससे डरने लगे। लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आया, तब उसका ये नेचर और जब नेचर चेंज होता है, वो बनता है उनका फॉलोवर यानी साधु बन जाता है, तो अच्छे काम करने लगेगा और अच्छे काम करेगा तो उसका कैरेक्टर भी रहेगा, उसका कैरेक्टर भी समझ में आया? लेकिन ये वो उँगली मार रहा होगा, जब पैदा हुआ होगा तभी कटार लेके थोड़ी पैदा हुआ होगा, कि मैं सबको मारूँगा, सबको उखाड़-उखाड़ के जो है उनकी उँगलियाँ काट लूँगा। क्योंकि बाद में किसी सिचुएशन की वजह से गरीबी या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एक ऐसा डाकू बना होगा। तो हम ये नहीं कह सकते, उँगली मार का जो ये था, नेचर था, वो बचपन से ही हार्मफुल था। बचपन में तो सबका नेचर जो है अच्छा ही रहता है। कोई कोई बच्चा आतंकवादी बनेगा, क्या है उसके पैदा होने से पता चल जाता है? नहीं। या कोई बच्चा बड़ा होकर के सोल्जर बनेगा, तो पैदा होने के बाद पता चल जाता है? नहीं पता चलता है। तो वही हम बात करते हैं कि भई जो नेचर होता है, वो इन्नेट होता है और कुछ समय तक 100% रहता है पूरी तरीके से और उसमें कुछ भी हम बता नहीं सकते कि ये किस तरीके का होगा। लेकिन वो नेचर धीरे-धीरे चेंज होता है, यही रीज़न मैंने बता दिए। और जो उस नेचर के अकॉर्डिंग वो जो काम करता है, उस कंडक्ट से उसका कैरेक्टर झलकता है। यानी कैरेक्टर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्ट। तो ये कैरेक्टर बनता है। अब कैरेक्टर को भी चेंज किया जा सकता है अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमने एक उँगली मार का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? उँगली मार का। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ, अशोक का। अशोक, कौन अशोक? सम्राट अशोक, है ना? हाँ, सम्राट अशोक। पहले जो सम्राट अशोक था, उसकी तलवार की धार से बड़े-बड़े राजा के सर झुक जाते। लेकिन इसने भी गद्दी पाने के लिए अपने कितने 99 भाइयों को मरवा दिया, हाँ? कितने राज्य जीतने के लिए वहाँ की जनता को उखाड़ दिया, मार डाला, काट डाला। लेकिन इसकी ज़िंदगी का एक युद्ध ऐसा रहा, से करने के बाद ये बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करने लगे। कौन-सा युद्ध? कलिंग, है ना? कलिंग। क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही इसका जो नेचर था या इसका यूँ कहें कि कैरेक्टर था, वो क्या हुआ? चेंज हुआ। वो एक सम्राट जो मारी-मारा करने वाला सम्राट था, उससे एक साधु बन गया मतलब कि बुद्ध का फॉलोवर बन गया। बुद्ध का फॉलोवर, ठीक है? अच्छा, कई लोग रामायण किसने लिखी है ये बात तो पता होगा? किसने लिखी? वाल्मीकि, हाँ, वाल्मीकि। अब तुमने सुना होगा कि कई लोग ये कहानियाँ कहते हैं कि वाल्मीकि पहले डाकू थे। फिर उसके बाद इनको नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि आप एक मंत्र मतलब कि प्रभु का नाम लो राम। वो कहते थे मरा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है इसी चीज़ कहते रहो, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये मरा-मरा करने लगे और कहा किसने? नारद जी ने कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये नाम करते रहो। अब मरा-मरा कर कहने लगे करते-करते उनके मुँह से निकलने लगा राम, राम और फिर वो एक साधु बन गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। लेकिन भैया जब ये कथा मतलब कि सारी की सारी
कहानियाँ प्रचलित थी देश में, तो कुछ समुदाय के लोग थे, ठीक है? महर्षि वाल्मीकि के समुदाय के ही कुछ से जो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक केस फाइल किया और उस केस का एक वर्डिक्ट आया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, जो महर्षि वाल्मीकि थे, वो कभी डाकू थे ही नहीं। ठीक है, जैसे क्या जरा महर्षि अब उनको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले कि डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कहीं पर मतलब जो डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रेजेंट किए थे इन लोगों ने, उसमें ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं कि महर्षि जो वाल्मीकि थे वो पहले डाकू थे या फिर डाकू बनने के बाद फिर से वो साधु बने और उन्होंने इतनी बड़ी रामायण की रचना करी। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे होंगे या ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है जहाँ से कहीं पता नहीं चलता है एक इंसान जो पहले डाकू रहा हो और उसके बाद फिर वो ऋषि बन गया हो और उसे इतना ज्ञान की प्राप्ति हो। समझा? अगर कभी ये ऐसा रहे तो इसको तुम कोट कर सकते हो, पर मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लो मैंने टिप्पणी लगाया कि ये जो था अंगुलीमाल ये अपनी माँ को मारने जा रहा था, भगवान बुद्ध आए, सारी की सारी कहानी हुई, वार्ता हुई और उसके बाद ये अंगुलीमाल क्या बन गया? साधु बन गया। इसी तरीके से सम्राट अशोक का भी कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद इसने अपना सारा राजपाट छोड़ा और बुद्ध का फॉलोअर बना, बुद्ध का। ठीक है? उसी तरीके से अगर हम बुद्ध की भी बात करें तो बुद्ध बचपन से थोड़ी साधु सन्यासी थे, हैं? उनकी बढ़िया पत्नी थी, रोज रोज उठते थे, गजरा लगाते थे, काजल लगाते थे, वाद विवाद करते थे, लेकिन उनके पिता ने इस तरीके का माहौल इनको कर दिया था कि भाई ये उस माया जाल से बाहर न निकल पाए, क्योंकि इनके पैदा होने के बाद ही जो इनके गुरु थे, मतलब कि शाक्य कुल के जो गुरु थे, वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत ही बड़ा जो है साधु सन्यासी बनेगा। उनके पिता नहीं चाहते थे कि मेरे कुल का अ, मेरे बाद मेरे कुल को कोई संभालने वाला न रहे, वो चाहते थे कि बहुत बड़ा राजा बने, इसलिए उन्हें ऐसा मतलब बताया था ना हिस्ट्री में कि उनको 4 चीज़ें एक साथ कभी न देखने पाए, कोई बूढ़ा आदमी, मरा हुआ आदमी, बीमार आदमी, है ना? ये सब चीज़ें अगर वो एक साथ देख लेंगे तो उनके अंदर वैराग्य आ जाएगा और अचानक से एक बार वो देख लेते हैं, फिर वहाँ से जो इनका कैरेक्टर था कि वो नाच-गाना देखते थे और नाच-गाना को छोड़ कर के वो हाँ, सन्यास की तरफ उनका भी कैरेक्टर था, जो नेचर था वो एक इंसिडेंट के बाद ही बन गया। नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है? अगर हम इन सब के बारे में एक रिलेशन करें, रिलेशन पहली चीज़ तो नेचर, दूसरा यहाँ हम लिखेंगे कंडक्ट, तीसरा लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर। देखो, नेचर क्या है? ये इन्नेट होता है, जन्मजात, और इसे सोसाइटी के द्वारा या सोशल सैंक्शन के द्वारा कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस अब अब जो सोशल सैंक्शन लगता है, ठीक है? अच्छा लगा, बुरा लगा, तो हम किसी इंसान के ऊपर जब सैंक्शन लगाते हैं, मैंने बताया था सोशल सैंक्शन 2 तरीके के, पॉजिटिव, किसी ने पूरी समाज में शिक्षा बाँट दी, तो उसको शाबाशी देने के लिए उसको पुरस्कृत कर दिया, पॉजिटिव। किसी ने किसी महिला को छेड़ दिया, तो उसको सज़ा देने के लिए उसके कपड़े उतरवा करके, उसको खाली खिंचवा करके पूरे गाँव में घुमा दिया, नेगेटिव। तो ये सारे के सारे सैंक्शन इस इस बेसिस पर दिए जाते हैं, कंडक्ट के बेसिस, हमारा काम कैसा है, हाउ वी एक्ट, ठीक है? अकॉर्डिंग सोशल क्या कहलाता है हमारा? कंडक्ट, एक्शन।
हम जो एक्ट करेंगे, अगर हम हमेशा बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्ट इज ऑफ ऑफ कनॉट। इन चीजों के बीच में अगर रिलेशन कोई पूछेगा तो आराम से बता सकते हो। नेचर क्या है भाई, जन्मजात होता है, कैन बी चेंज बाय एज, बाय सोशल सैंक्शंस, बायोलॉजिकल रीजन और समथिंग, बट what we act or how we act according to those social signs, that shows our conduct, हमारा बिहेवियर। और वही कंडक्ट अगर बार बार हम रिपीट करते रहे वो हमारे कैरेक्टर को बताएगा। कोई बार बार चोरी कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया कैरेक्टर वाला है, चोरी कहेंगे। हाँ, कहेंगे ना भाई क्या खराब कैरेक्टर है, चोर है। कोई हमेशा सबको धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, क्या उस पर कोई भरोसा करेगा, बोलेगा "यार, ऐसा कैरेक्टर है तेरे, भरोसा नहीं कर सकते"। नहीं। तो हम ऐसा काम करते हैं कि हमारा कैरेक्टर इतना क्लियर हो गया। अगर ये पूरा का पूरा चीज क्लियर हुआ तो यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन ऑफ ये सब खत्म। यानी कि इसमें एक एक टर्मिनोलॉजी, चाहे वो सोशल हो, वैल्यूज हो, ये पूरी की पूरी तरीके से खत्म। ठीक है? अब यहाँ से हम अलग अलग चीजों को अब डिटेल से पढ़ना शुरू। जैसे अभी तक हमने सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सोसाइटी काम करती है, सोसाइटी क्या होती है, थोड़ा बहुत हमें समझा था कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप विच ऑल द योर नेबर्स, मार्केट, रोड। लेकिन अगर हम यूं बात करें कि जैसे पूरी दुनिया, जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ अभी स्टार्ट में, मैप दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें दुनिया में, हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के सोशल वैल्यूज देखने को मिलते है ना। वैल्यूज हमने तो पढ़े हैं, वैल्यूज क्या है सारे के सारे, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग सोशल वैल्यूज देखने को। भारत में हमें कुछ अलग सोशल और देखने, रसिया में कुछ और देखने, यूरोप में अलग होगा, अफ्रीका में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, साउथ अमेरिका में अलग होगा, या हालांकि ये सब से रिलेटेड है, तो हम यूँ कह सकते हैं वेस्ट में अलग कल्चर, अलग सोशल वैल्यूज हो सकता है। कहीं पर ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पर राज मतलब एक ही इंसान बोलता हो और उसी की बात मानी जाती हो सकता है कि कुछ ऐसी सोसाइटीज हो जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर काम करते हो और सबकी बातों को सुना जाता होगा। हो सकता है कि ऐसे सोसाइटी हो या कुछ ऐसा सोशल हो जहाँ पर पॉलीगैमी चलती हो। क्योंकि पॉलीगैमी मतलब कि एक हस्बैंड है और कई सारे उसकी पत्नियां हैं, पॉलीगैमी। और कुछ ऐसे सोसाइटी होंगे जहाँ पर मोनोगेमी चलती है, मतलब एक पत्नी, एक एक पति एक पत्नी। फिर कुछ ऐसी सोसाइटी हो सकती है जहाँ पर पॉलीएंड्री वाला सिस्टम चलता होगा। पॉलीएंड्री मतलब एक पत्नी है और बहुत सारे पति हो सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। तो सबकी एक क्या वजह है, क्यों ऐसे ऐसे सोसाइटी बने हैं, क्यों हमें इस अरेबियन कंट्री में लोग बुर्का पहनते हुए या बड़े बड़े कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं, ये सब हम छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। बट अब यहाँ पर हम उसे थोड़ा डिटेलिंग से करेंगे। इंडिया के साथ साथ हम पूरे यूरोप, मतलब पूरी दुनिया को लेकर के चलेंगे और समझेंगे आखिरकार ये जो सोसाइटी है और सोसाइटी में ये जो वैल्यूज डेवलप हुए हैं या जो नॉर्म्स डेवलप हुए हैं, तो क्या वजह है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज का कोई भी टॉपिक सोचने, अगर सोच रहे हो तो इसके लिए 5 चीजें जरूर सोचो। ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री कुछ है क्या, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है क्या। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक
ज्योग्राफिक, ठीक है, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल। ये 4-5 चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा क्या वजह है यूरोप में अलग कल्चर है, क्या वजह है कि ये मिडिल ईस्ट में अलग कल्चर है, यूरोप में अलग कल्चर है और अफ्रीका में अलग कल्चर है या भारत में अलग, ठीक है? ये सब चीज़ें हम समझेंगे। फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं।